नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूपीएलटी और जीआईसी के पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य और व्याकरण से बनने वाले विविध प्रश्नों के ऊपर। आज का ये वीडियो लेक्चर उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो यूपीएलटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीजीआईसी प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो लेक्चर है। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि संस्कृत साहित्य और व्याकरण से किस तरीके से सवाल बनते हैं और उनका उत्तर हमें कैसे लिखना है। प्रश्न 68 हमने जरूर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आप 13 क्वेश्चन को आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन हम केवल इसको एक ही क्वेश्चन मान रहे हैं। हमारी कोशिश है कि संस्कृत साहित्य को लेकर आप सभी तनाव नहीं लेंगे और बस आप देख लेंगे कि किस तरीके से सवाल बनते हैं और हमें उसका उत्तर कैसे लिखना है। तो चलते हैं सीधे हम प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य का परिचय लिखिए। आप लिखेंगे, लौकिक संस्कृत भाषा में काव्य रचना का आरंभ वाल्मीकि से हुआ। वाल्मीकि की प्रसिद्ध कृति रामायण को महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य का नामकरण कवि, कथानक, नायक आदि के आधार पर होता है। संस्कृत महाकाव्यों के विकास क्रम में क्रमशः कालिदास, अश्वघोष, भारवी, भट्टी, कुमारदास, माघ और श्रीहर्ष आदि आते हैं। तो जब भी संस्कृत साहित्य की बात की जाएगी तो उसमें आपको महाकाव्य और नाटक दोनों का जिक्र करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपने देख लिया कि परिचय हमें देना है, तो सामान्य रूप से आपका उत्तर इस तरीके का हो सकता है। अगला प्रश्न है, कालिदास का साहित्यिक परिचय लिखिए। कालिदास संस्कृत कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, इसलिए इन्हें कवि कुलगुरु कहते हैं। कालिदास ने 2 महाकाव्य कुमार संभव तथा रघुवंश लिखे हैं। इनका काल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में शिव पार्वती के विवाह तथा कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा है। रघुवंश में 19 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में कवि ने इक्ष्वाकुवंश के विभिन्न राजाओं का वर्णन किया है। परंपरा ने इसे श्रेष्ठ महाकाव्य माना है। रघुवंश और कुमार संभव में वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण भरा हुआ है। कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सामान्य रूप से कालिदास का साहित्यिक परिचय हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि जो चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं वो आप पहली बार सुन रहे हैं या फिर जान रहे हैं, लेकिन प्रश्न तो प्रश्न होता है और उसका उत्तर आपको सटीक समय में देना है। तो हमारा भी प्रयास है कि समय रहते आप अपने उत्तर को कैसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अश्वघोष का साहित्यिक परिचय लिखिए। अश्वघोष के 2 महाकाव्य हैं, बुद्धचरित तथा सौंदर्यनंद। इनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी है। बुद्धचरित भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन करता है। इसमें 14 सर्ग उपलब्ध हैं। सौंदर्यनंद में बुद्ध के सौतेले भाई नंद की धर्म दीक्षा का वर्णन है। इसमें 18 सर्ग हैं। अश्वघोष के दोनों महाकाव्य वैदर्भी रीति में लिखे गए। तो कई जगहों पर आप देखेंगे बुद्धचरित के सर्गों को लेकर अलग अलग संख्या दी गई। हमने इस संख्या को एनसीईआरटी की पुस्तक से लिया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको कैसे उत्तर लिखना है धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। आगे आप बताएंगे कि शारिपुत्र प्रकरण के लेखक अश्वघोष हैं। यह रूपक 9 अंकों में लिखा गया था। इसका कुछ अंश मध्य एशिया में मिला है। इसमें शारिपुत्र और मदलायन के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने की कथा है। इस नाटक के साथ उनके 2 अन्य नाटक भी खंडित रूप में मिले हुए। तो सटीक समय में अश्वघोष का जो भी साहित्यिक परिचय है इसी हिसाब से आपको देना है
आपको कोशिश करना है कि लेखक के बारे में जितनी जानकारी हो, कम से कम जो ठोस जानकारी हो, आप वो अपने उत्तर में जरूर शामिल करें। अगला प्रश्न है, भारवी का साहित्यिक परिचय लिखिए। किरातार्जुनीयम भारवी की एकमात्र रचना है। कुछ उसी तरीके से जैसे बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी शतसई, वैसे ही संस्कृत साहित्य की जब भी बात की जाएगी तो किरातार्जुनीयम भारवी की एकमात्र रचना है। इसमें 18 सर्ग हैं। इंद्रकील पर्वत पर दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करने वाले अर्जुन और किरात वेशधारी भगवान शंकर का युद्ध इस काव्य में वर्णित है। भारवी का समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। इन्होंने अलंकृत पद्धति में काव्य रचना की है। एक वाक्य और जोड़ सकते हैं कि किरातार्जुनीयम की शुरुआत किस शब्द से होती है और अंत किस शब्द से होता है, तो आपका उत्तर थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। तो आप जोड़ देंगे यहां पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, माघ का साहित्यिक परिचय लिखिए। माघ की रचना शिशुपाल बधम है। माघ राजस्थान के भीनमाल के निवासी थे। इनका समय 700 ईस्वी माना जाता है। शिशुपाल बधम में कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने की कथा है। माघ शिशुपाल वध की रचना में भारवी और भट्टी से प्रभावित हुए। भाषा और छंद दोनों पर माघ का अद्भुत अधिकार है। और शिशुपाल बधम में कुल 20 सर्ग, ठीक है। कई बार आपने पढ़ा होगा माघे संति त्रयो गुण, ऐसे करके जब संस्कृत आप पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य तो ये भी सवाल आता है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष का साहित्यिक परिचय लिखिए। नैषधीचरित महाकाव्य के लेखक श्रीहर्ष हैं। इनका समय 12वीं शताब्दी है। नैषधीचरित निषद देश के राजा नल के जीवन का वर्णन करता है। इसमें 22 सर्ग हैं। भारवी, माघ और श्रीहर्ष इन तीनों के महाकाव्यों को संस्कृत के विद्वान बृहत त्रयी कहते हैं, ठीक है। तो श्रीहर्ष आप देखेंगे कि संस्कृत साहित्य का इतिहास में विस्तार से आप देख सकते हैं, लेकिन कम शब्दों में 50 शब्दों में या 100 शब्दों में लिखने के लिए, 125 शब्दों में लिखने के लिए आपके लिए पर्याप्त मटेरियल यहाँ पर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के विभिन्न काव्य रूपों पर विचार कीजिए। जैसे हिंदी के विभिन्न काव्य रूप है, वैसे ही संस्कृत के विभिन्न काव्य रूप कौन कौन से, उस पर हमें विचार करना है। संस्कृत साहित्य में बहुत सी पद्य रचनाएं ऐसी हैं जिन्हें महाकाव्य न कहकर खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक आदि नामों से जाना जाता है। अब खंड काव्य क्या है? छोटे कथानक वाले काव्य को खंड काव्य कहा जाता है। ऋतु संहार, मेघदूत संस्कृत में उत्कृष्ट खंड काव्य है। ऋतु संहार कालिदास की रचना है। इसमें 6 सर्ग हैं। इसमें 6 ऋतुओं का काव्यमय तथा श्रृंगारपूर्ण वर्णन किया गया है। मेघदूत भी कालिदास की रचना है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें कुल 120 श्लोक हैं। इसमें एक ऐसे यक्ष की विरह व्यथा का वर्णन है जो 1 वर्ष के लिए अपनी पत्नी से विमुक्त होकर वियुक्त कर दिया जाता है। वर्षा ऋतु में मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश वो अपनी पत्नी के पास भेजता है। आप देखेंगे पद्मावत में कुछ उल्टा है। नागमती इधर उधर संदेश भेजती है, लेकिन यहाँ पर यक्ष आप देख रहे हैं कि संदेश को भेज रहे हैं। कितने साल के लिए चले गए हैं? 1 वर्ष से वो दूर है अपने पत्नी से। उसकी पत्नी अलकापुरी में रहती है और यक्ष रामगिरी में रह रहा है। पूर्व मेघ में रामगिरी से अलकापुरी तक मेघ के मार्ग का रोचक वर्णन है। उत्तर मेघ में अलकापुरी का वर्णन, यक्ष के भवन और उसके मार्मिक संदेश का वर्णन है। तो ये हो गया खंड काव्य। खंड काव्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका भी इसमें आपने विश्लेषण कर दिया। आगे बताएंगे गीति काव्य। संस्कृत में गीति काव्य की समृद्ध परंपरा रही है। गीति काव्यों में विरह, भक्ति या श्रृंगार संबंधी गीत होते हैं। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। गीत गोविंद
इसके लेखक जयदेव हैं। जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सिंह की राजसभा में रहते थे। इस काव्य में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। इसमें 12 सर्ग हैं। संस्कृत के गीत काव्यों में यह श्रेष्ठ है। कौन सी रचना? गीत गोविंद। और गीत गोविंद जैसे ही आपके दिमाग में आया होगा, तुरंत आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर विद्यापति को लेकर जो आलोचकों का विचार रहा है कि विद्यापति को भी इसी परंपरा से जोड़ा जाता है। ठीक है। चौर पंचाशिका, इसके रचयिता बिल्हड़ है। इसमें 50 श्लोक है, जिनमें किसी राजकुमारी से कवि के गुप्त प्रेम का वर्णन है। किंवदंती के अनुसार कवि का नाम चौर है। इस काव्य के सभी श्लोक वसंत तिलका छंद में है। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि चौर पंचाशिका जो है वो बिल्हड़ की रचना जरूर है, लेकिन यहाँ पर किंवदंती के अनुसार छद्म नाम टाइप का लग रहा है। चौर कवि और पंचाशिका मतलब 50। ठीक है, तो आपको बिल्हड़ ध्यान में रखना है। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य भी गीत के रूप में होते हैं, लेकिन इनका प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र तथा चमत्कारी होता है। भर्तृहरि के शतक त्रय, भर्तृहरि ने अपने अनुभवों के आधार पर 3 शतक बनाए। उनके नाम है श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। इन शतकों में 100 श्लोक हैं। श्रृंगार शतक में काम और विलास का वर्णन है। नीति शतक में विद्या, वीरता, सज्जनता आदि उदार वृत्तियों का वर्णन है तथा मूर्खता, लोभ, दुर्जनता और दुर्गुण की निंदा भी की गई है। वैराग्य शतक में संसार की असारता और वैराग्य की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया। इनमें अनेक छंदों का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, तो मुक्तक काव्य का जो रूप है वो गीत काव्य से मिलता जुलता है, लेकिन इनका जो श्लोक होता है वो थोड़ा अलग होता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है। जैसे आप इसी वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी हो सकता है कि एक साथ इसको देख रहे होंगे, लेकिन सबके देखने समझने की जो क्षमता है वो सब अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे हम कक्षा में जरूर बैठते हैं, लेकिन वहां पर भी हम क्या है, अलग अलग हैं। हम समाज में रहते हैं तो भी अलग अलग हैं। सभी व्यक्तियों का अपना अलग अलग महत्व है। उसी तरीके से इसमें श्लोक भी है, भले उसका संकलन एक जगह कर दिया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, दंडी का साहित्यिक परिचय लिखिए। दंडी का साहित्यिक परिचय लिखिए। दंडी ने 10 कुमार चरित नामक कथा काव्य की रचना की है। इसके अतिरिक्त काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा भी उनकी रचनाएं मानी जाती हैं। 10 कुमार चरित में 10 कुमारों की कथा वर्णित हुई है। दंडी ने अपने गद्य की रचना सरल और रोचक शैली में की है। 10 कुमार चरित की कथा रोमांचकारी उपन्यास की तरह रोचक है। तो ये दंडी का साहित्यिक परिचय हो गया। और आप देखेंगे कि दंडी ने अलंकार की परिभाषा दी हुई है। आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ, हमें याद है। ठीक है, तमाम विद्यार्थियों के दिमाग में आ गया होगा, ये वही दंडी है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट का साहित्यिक परिचय लिखिए। बाणभट्ट संस्कृत गद्य साहित्य में बाणभट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि हैं। ये राजा हर्षवर्धन की राजसभा के कवि थे। इनका जन्म शोण नद के तट पर प्रीतिकूट ग्राम में हुआ था। बाणभट्ट ने 2 गद्य काव्य लिखे, हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित एक आख्यायिका है, जिसके आरंभिक अंश में बाणभट्ट ने अपना विस्तृत परिचय दिया और बाद के अंश में हर्ष का चरित्र चित्रित हुआ है। अगर कादंबरी की बात करें तो कादंबरी कथा है। ये देखिए, प्री में भी ये सब सवाल आते हैं कि आख्यायिका कौन है, कौन कथा है। तो कादंबरी क्या है? कथा है, जिसमें नायक चंद्रापीठ और नायिका कादंबरी की काल्पनिक कथा वर्णित है। कादंबरी बाणभट्ट की उत्कृष्ट गद्य रचना है। और इसी को आगे ध्यान में रखते हुए बाणभट्ट की आत्मकथा नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। और भूमिका आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने किसी की पांडुलिपि को पाया हुआ था और कैसे कैसे प्रकाशन हुआ, बहुत जबरदस्त तरीके से वर्णन किया गया है। यदि आप बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की भूमिका पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भास के नाटकों का परिचय लिखिए। भास द्वारा रचित 13 नाटक प्राप्त होते हैं, जिन्हें खोज निकालने का श्रेय टी गणपति शास्त्री को है। भास कालिदास से पूर्व हुए हैं। उनकी रचनाओं को 4 भागों में
बांटा जा सकता है। रामायण पर आश्रित प्रतिमा अभिषेक नाटक, महाभारत पर आश्रित बालचरित, पंचरात्र, मध्यम वायोग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उरुभंग, उदयन की कथा पर आश्रित स्वप्नवासव दत्त, प्रतिज्ञा या वंद रायण, कल्पित रूपक, अविमारक और चारुदत्त। भास के नाटकों की भाषा सरल और रोचक है। इनमें तत्कालीन समाज का विस्तृत चित्रण है। तो भास के नाटकों का सामान्य परिचय यहां पर आपने लिख दिया, ठीक है। भास की तरह ही कालिदास के नाटकों का परिचय लिखिए। कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविका अग्निमित्र एक ऐतिहासिक कथानक से संबद्ध है, जिसमें शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र का दासी वेश में रहने वाली विदर्भ राजकुमारी मालविका के प्रति प्रेम का वर्णन है। इसमें 5 अंक हैं। यह कालिदास का पहला नाटक है। तो मालविका अग्निमित्र कालिदास का पहला नाटक है। दूसरा क्या है? विक्रमोर्वशीय कालिदास का दूसरा नाटक है, जिसमें राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें 5 अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का अमर नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा चित्रित है। इसमें 7 अंक हैं। इस नाटक में कालिदास की नाट्य कला अंतिम शिखर पर पहुंची है। इस नाटक के चतुर्थ अंक को और उसमें भी 4 श्लोकों को श्रेष्ठ बतलाया जाता है। तो आपको भी थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत करके चतुर्थ अंक को कम से कम बढ़िया से पढ़कर जाना है, और जो उनके चारों श्लोक हैं उनकी व्याख्या इत्यादि भी ध्यान में रखना है, ताकि मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जरूर बता दें। कालिदास से भी एक सवाल पूछा जाता है, उपमा कालिदासस्य, इस तरीके से सवाल आता है। ये भी एक क्वेश्चन आप जरूर अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। यहाँ पर हमने सामान्य परिचय आपके दिमाग में जरूर रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा घुमाकर सवाल आए तो 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप जरूर अपने दिमाग में रखिए। नहीं होगा तो हम जरूर इस पे बातचीत करेंगे। आप सभी कहीं न कहीं संस्कृत साहित्य तो हल्का फुल्का पढ़े ही होंगे, तो एक बार फिर से अपने उन नोट्स या फिर जो किताबें और उनको उलटने पलटने का काम कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भवभूति के नाटकों का परिचय लिखिए। भवभूति के नाटक कालिदास के बाद भवभूति दूसरे उत्कृष्ट प्रश्नकार माने जाते हैं। वे विदर्भ में पापुर के निवासी थे। इनका समय 700 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उन्होंने 3 रूपक लिखे हैं, जिनमें महावीर चरित और उत्तर रामचरित राम की कथा पर आश्रित नाटक है, और मालती माधव प्रकरण के तौर पर। महावीर चरित, इसमें राम का सीता के साथ विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा है। तो एक चीज ध्यान में रखना है, महावीर चरित से ऐसा लग रहा है कि हनुमान के बारे में बात होगी, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये इसमें राम और सीता के विवाह की बात की गई है, और साथ में राज्याभिषेक तक की कथा है। इसमें 7 अंक है। मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण है। इसमें भूरी वसु की पुत्री मालती और देवरात के पुत्र माधव के विवाह की कथा वर्णित है, ठीक है। फिर उत्तर रामचरित भवभूति का श्रेष्ठ नाटक है। इसमें राम के जीवन के उत्तर पक्ष को रखा गया है, जिसमें करुण रस की प्रधानता है। और भवभूति से भी एक सवाल पूछा जाता है, एको रस करुण, ऐसे सवाल आता है, करुण एको रस। भवभूति इसके लिए फेमस है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है। इसको भी आप होमवर्क के रूप में रख सकते हैं। संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी लिखिए। मान लीजिए सवाल आ जाता है कि संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी लिखिए, तो छंद शास्त्र और व्याकरण शास्त्र दोनों को आप लिख सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली के रूप में इसको आप देख सकते हैं। छंद शास्त्र पिंगलाचार्य के द्वारा लिखित छंद सूत्र इस शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के छंदों का विवेचन है। क्षेमेंद्र ने सुवृत तिलक नामक लघु पुस्तक में छंदों के पदबद्ध लक्षण दिए हैं, जो उदाहरण का
काम भी करते हैं। केदार भट्ट कृत वृत्त रत्नाकर तथा गंगादास कृत छंदोमंजरी छंद शास्त्र के सुप्रचलित ग्रंथ हैं। तो छंद शास्त्र पर इतना भी आप लिख देंगे तो आपकी जानकारी अच्छी मानी जाएगी, अच्छा लगेगा। व्याकरण शास्त्र शाक्टायन, शौनक, शाकल्य, स्फोटायन आदि अनेक व्याकरणाचार्य हुए हैं, लेकिन आज सर्वप्रथम उपलब्ध व्याकरण ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी है। 8 अध्यायों में पाणिनि ने संस्कृत और वैदिक भाषा से संबद्ध प्राय 4000 सूत्र लिखे हैं। इनका समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है। पाणिनि उनके सूत्रों के वर्तिकार हैं कात्यायन और महाभाष्यकार हैं पतंजलि। इन तीनों आचार्यों को व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि अथवा मुनित्रय कहा जाता है। तो जब भी व्याकरण की बात की जाएगी तो पाणिनि का नाम आ जाएगा। ठीक है, पाणिनि इसको भी कई जगह पर अलग अलग ढंग से लिखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों छोटी की मात्रा ही दी गई है। फिर कात्यायन का नाम आता है, ठीक है, और नाम आ जाता है पतंजलि का। ठीक, तो इनको मुनित्रय भी कहा जाता है। कई बार प्री एग्जाम में भी सवाल पूछे गए। तो संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी लिखना था, तो हमने छंद और व्याकरण के दृष्टिकोण से जो भी संस्कृत व्याकरण की बात रही है उसको पूरा यहाँ पर बता दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस उम्मीद के साथ इन प्रश्नों को आप सभी के सामने रखा हुआ है कि जब भी आप यूपी, एलटी, जीआईसी के मेंस में जाएंगे तो संस्कृत साहित्य से जो मेरा अनुमान है कि मैक्सिमम अधिकतम 3 से 5 प्रश्न हो सकते हैं। मेंस में संस्कृत साहित्य से 3 से 5 के आसपास में क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। 20 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन तो आपके हिंदी साहित्य और व्याकरण से पूरी तरीके से संभावित है। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पर मार्गदर्शन जरूर मिला होगा कि संस्कृत साहित्य और व्याकरण से किस टाइप के सवाल बन सकते हैं, उनका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। और आपको लगा होगा कि 50% तैयारी तो हमारी पहले से ही थी, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के रूप में तथ्यों को रखा गया है और उसका उत्तर कैसे लिखना है ये भी बताया गया है। तो आपको अच्छा लगा होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा कि एक ही वीडियो लेक्चर में पूरे संस्कृत साहित्य को कवर कर लिया गया। आपको लग रहा था कि आपने कोई कोर्स नहीं लिया या फिर किसी टीचर से आप जुड़े नहीं हैं तो कहीं आप पिछड़ न जाएं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक बॉल पे 6 रन भी मिल जाते हैं, कई बार 4 रन भी मिल जाते हैं, कई बार वो डॉट बॉल भी हो जाती है। तो ये है जीवन का क्रम। ये उम्मीद है कि आपका विश्वास इस चैनल के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि कभी कभी इसमें भी तेजी आ जा रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, 68 प्रश्नों तक हम पहुंच गए, उसमें 13 प्रश्न आप अपने मन में जोड़िए। अगले प्रश्न को लेकर हम जल्दी आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक संस्कृत साहित्य और व्याकरण के नोट्स को आप बना लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।